भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन इसलिए भी अनिवार्य है कि चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा हो या फिर पीसीएस की परीक्षा हो, दोनों में ही इससे दो प्रश्न आने लगभग अनिवार्य से हैं। क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को एक क्रोनोलॉजिकल वे में देखें तो 1773 से लेकर 1935 के बीच रेगुलेटिंग एक्ट पास हुए, चार्टर एक्ट पास हुए, काउंसिल एक्ट पास हुए और साथ ही साथ भारत शासन अधिनियम भी पास हुआ। इन कानूनों को हम संक्षेप में समझेंगे और प्रीलिम्स में इसमें प्रश्न कहां से आते हैं ये जानेंगे। देखिए, 1773 में जब पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो उसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स पे रखना, कंट्रोल मेंटेन करना। इसके संदर्भ में जब एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाने का प्रारंभ हुआ भारत में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रेसिडेंसीज थे जैसे मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, इन प्रेसिडेंसीज के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहली बार इन सभी प्रेसिडेंसीज का एक सुपीरियर कमांडर टाइप की व्यवस्था प्रारंभ हुई, जब बंगाल के गवर्नर को बाकी प्रेसिडेंसीज पर सुपरमेसी दे दी गई और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल डिक्लेयर कर दिया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पोजीशंस थे, यानी जो जीते हुए क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों का प्रबंधन करने के लिए हर एक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर के अंडर में काउंसिल बनी हुई थी। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया तो इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को इनके ऊपर सुपरमेसी दी गई और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को जिम्मेदारी भी दी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक जो अफेयर्स थे उनके लिए एक रिपोर्ट रेगुलर प्रोवाइड करेगी किसको? ब्रिटिश सरकार को। इस प्रकार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसी न किसी फॉर्म में भारत में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को एस्टैब्लिश करने और ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पे स्थापित करने के लिए जाना जाता है। हालांकि जो पहला इंपॉर्टेंट एक्ट जिससे प्रश्न बनते हैं वो है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का ये पिट इंडिया एक्ट था और इस अधिनियम की खास बात ये थी कि पहली बार डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी ब्रिटिश सरकार का मेंटेन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर सीधा नियंत्रण करना शुरू किया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल हो रही थी। अब पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया और ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी अब कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर पे कंट्रोल करने लग गए। उसके बाद कंपनी के कुछ रेगुलेशन के लिए चार्टर एक्ट्स आए। प्री में परीक्षा में प्रश्न आता है कि कुल कितने चार्टर एक्ट पास किए गए, तो 1793, 1793, 1813, 1813, 1833, 1833 और 1853, 1853, ये चार चार्टर एक्ट पास हुए। प्रीलिम्स की परीक्षा में आता है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कितने चार्टर एक्ट पास किए गए थे, तो 4 चार्टर एक्ट पास किए गए थे। अगर इन चार्टर एक्ट की विशेषताओं को देखें और प्री में कहां से क्वेश्चन आता है तो बताएं। तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश मोनोपोली यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इन इंडिया यानी उसका एकाधिकार भारत में कब खत्म किया गया। यानी कि सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उस कंपनी को भारत के साथ ट्रेड करने के लिए एक पूरा मोनोपोलिस्टिक चार्टर प्रोवाइड किया गया था। और उसके बाद जब 1813 में चार्टर एक्ट पास किया गया तो कंपनी चूंकि पॉलिटिकल अफेयर में भी इन्वॉल्व हो गई थी, इसलिए कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली भारत में थी उसको खत्म कर दिया गया। हालांकि चाइना के साथ ट्रेड, चीन के साथ और भारत में जो टी प्लांटेशन था उसमें ट्रेड इनका अभी भी बना हुआ था। तो एक प्रश्न ये बनता है कि कब पहली बार भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई 1813 में। यह भी पूछा जाता है कि कब पहली बार भारत में हायर एजुकेशन पर 1 लाख रुपए का ग्रांट देने का प्रावधान किया गया। तो यह भी 1813 के चार्टर एक्ट में ही देखा जाता है। एक प्रश्न और आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के दौरान पहली बार कब क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में आकर भारतीय सेनाओं के भीतर क्रिश्चियनिटी को प्रचारित करने का अधिकार दिया गया, कब उनको यह मौका दिया गया? तो इसके लिए भी आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। कुछ प्रश्न 1833 के चार्टर एक्ट से आते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे 1833 का चार्टर एक्ट में पहला प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि पहली बार ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कब हुआ? अभी तक क्या था? अभी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और साथ ही साथ इससे एफिलिएटेड जो एरिया थे जिनको बाद में इन्होंने मराठों से, मैसूर से सबसे जीता था, उन सब को मिलाकर 1833 में इंडिया बनाया गया। इसे नाम दिया गया ब्रिटिश इंडिया। ऐसा पार्ट जो सीधे गवर्नर के द्वारा कंट्रोल्ड था। और इस ब्रिटिश इंडिया में अब जो सेंट्रलाइज्ड पावर मिल गई वो बंगाल के गवर्नर को ही दी गई और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। प्रश्न पूछा था कि पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट का गठन कब हुआ? तो 1833 में हुआ। अगर प्रश्न ये बनता है कि पहली बार भारत में जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस 1773 से स्टार्ट हुआ था वो कब कंप्लीट हो गया, यानी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कब हो गया? तो ये हो गया 1833 में, जब बाकी सभी प्रेसिडेंसीज को लॉ बनाने का अधिकार छीन लिया गया। और ये सारा लॉ बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल, जो अब क्या बन चुका था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको दे दिया गया। इस प्रकार भारत में भारत सरकार पहली बार 1833 के एक्ट से अस्तित्व में आती है और यहां से पूरे भारत में यानी जितना ब्रिटिश पोजीशंस थे उन ब्रिटिश पोजीशन पे कंट्रोल अब सीधे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का हो जाता है। इसी 1833 के एक्ट से और भी कई सारे चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन किया गया, जैसे कि कंप्लीटली अब मेरिट सिस्टम पर बात होनी शुरू हुई। लॉर्ड मैकाले को एज ए लॉ मेंबर शामिल किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में और पहली बार मेरिट सिस्टम लाने का प्रस्ताव किया गया कि सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, सरकारी नौकरियों में जो अधिकारी आएंगे वो मेरिट के आधार पर आएंगे। इसको लॉर्ड मैकाले के द्वारा इंग्लिश एज ए जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने का भी प्रयास किया गया। तो लॉर्ड मैकाले ने जो एजुकेशन पॉलिसीज को सपोर्ट किया, यहाँ पर जिस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो लॉज थे उन लॉज को सेंट्रलाइज बनाने का, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून कहे जाते सारे जितने भी नियम थे, इन सब में लॉर्ड मैकाले की बहुत बड़ी भूमिका थी। हालांकि 1853 के एक्ट तक आते आते हर एक चार्टर एक्ट का जो टेन्यूर था, जो टर्म था, वो 20 ईयर्स का था। तो 1833 के एक्ट के बाद 1853 के एक्ट में दो सबसे महत्वपूर्ण बातें सामने आई। पहली बात कि जो मेरिट सिस्टम यानी कि सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन वो लॉन्च कर दिया गया। 1833 में तो खाली प्रपोजल आया था, लॉन्च नहीं हो पाया था, लेकिन मेरिट सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1853। इसी 1853 के एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल थी उसमें लॉ बनाने का काम और लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम सेपरेट करने का प्रयास किया। प्रश्न पूछा जाता है पहली बार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जैसा कॉन्सेप्ट पहली बार कब दिखाई देता है? तो पहली बार लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने वाली बॉडी, एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ को एनफोर्स करने वाली बॉडी। ये अब दो अलग अलग काम के रूप में पहली बार 1853 में देखे जाते हैं। 1853 में कुछ और भी इनिशिएटिव लिए गए और कुछ अलग अलग, यानी कि लॉर्ड मैकाले को परमानेंट मेंबर बनाया गया जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी,
और साथ ही साथ ये जो चार्टर था, इस चार्टर को भी 20 साल की अवधि के लिए एक्सटेंड किया गया। हालांकि 1853 का एक्ट मात्र 4 साल चल पाया, क्योंकि 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष हो जाता है। भारत में जिसे सैनिक विद्रोह या स्वतंत्रता संघर्ष या क्रांति वगैरह के नामों से जानते हैं, लेकिन 1857 की इस सैन्य क्रांति के बाद, जिसे वीर सावरकर स्वतंत्रता का पहला संघर्ष भी कहते हैं, इसके बाद भारत में व्यवस्था में परिवर्तन आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पावर अब सीधे ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में इस पावर को लेने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेटस था उसको समाप्त कर दिया। उसकी सारी पावर अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई और अब चाहे वो पॉलिटिकल मामला हो, इकोनॉमिक मामला हो, फाइनेंशियल मामला हो, सब पर कंट्रोल अब ब्रिटिश सरकार का हो गया। और इस प्रकार से भारत में ब्रिटिश, अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अब वो चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया और क्या बन गया? ब्रिटिश सरकार का शासन। नाउ देयर वाज अ रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया। और ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय था, उसे अब वायसरॉय का स्टेटस देते हुए अब इस यहाँ की सरकार को रेगुलेट करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई 15 मेंबर की लंदन में। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खत्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हो गए और सारी पावर ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो गया और सारी पावर अब ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। 1857 के विद्रोह के बाद जब 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के गुड गवर्नेंस को लेकर एक लॉ बनाया और महारानी ने, क्वीन ऑफ ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन किया जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। उस डिक्लेरेशन में उन्होंने एक बात भारत के लोगों के साथ शेयर की कि जो इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन पीपल हैं, वे ब्रिटिश अंपायर के ही सब्जेक्ट हैं, उसी के नागरिक हैं और महारानी सभी को वही अधिकार देंगी जो ब्रिटिश नागरिकों को मिलता है। महारानी ने भारत की जनता को शासन में पार्टिसिपेशन देने का भी वायदा किया। साथ ही साथ उन्होंने भारत में एक नई शासन प्रणाली की शुरुआत करने की बात कही जो रूल ऑफ लॉ पर आधारित होगी, कानून के शासन पर आधारित होगी। भारत की जनता ने वेलकम किया इसका और जब 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वायसरॉय ने लिया और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी अब वो वायसरॉय की काउंसिल में कन्वर्ट हो गई, तो अब इसका काम महारानी के बिहाफ पर, यानी क्वीन ऑफ ब्रिटेन, क्राउन के बिहाफ पर भारत में शासन करना था। भारत के शासन को रेगुलेट करने के लिए महारानी ने एक इंडियन सेक्रेटरी या सेक्रेटरी फॉर इंडियन अफेयर्स का अपॉइंटमेंट किया और उसे असिस्ट करने के लिए एक इंडियन काउंसिल लंदन में बनाई। उसमें 15 मेंबर होते थे। उन 15 मेंबर्स की सहायता से जो सेक्रेटरी फॉर इंडियन अफेयर था वो भारत की सभी एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस से रिलेटेड जो इश्यूज थे उनके लिए जिम्मेदार था और महारानी को उसके संदर्भ में सारी जानकारियां प्रदान करता था। 1858 का ये जो एक्ट पास हुआ, इसने भारत में सिस्टम तो चेंज किया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया, लेकिन बेसिक फंडामेंटल लेवल पर जो शासन था वो सेम उसी प्रकार चलता रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन महारानी ने जो एश्योरेंस दिए थे, इन एश्योरेंस को लागू करने के लिए 1861 में पहला इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ। प्रश्न पूछा जाता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट, पहला इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास हुआ था? तो आंसर है 1861 और किस गवर्नर जनरल
को पहला वायसरॉय बनाया गया? जब ऐसी बात आती है तो लॉर्ड कैनिंग को, जो कि जिस समय विद्रोह हुआ उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसरॉय नहीं, भारत के गवर्नर जनरल थे। लेकिन 1861 में ये लॉर्ड कैनिंग को ही वायसरॉय के लेवल पर या वायसरॉय के लेवल पर पहला वायसरॉय माना गया। यानी कि अगर भारत के संदर्भ में देखें तो 1858 में वायसरॉय के रूप में लॉर्ड कैनिंग को ही वो जिम्मेदारियां दे दी गई जो पहले वायसरॉय की जो प्रायर डिजिग्नेटरी थे, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो लोग उसे परफॉर्म करते थे। उसी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के साथ अब 1861 में एक नई काउंसिल, एक नया सिस्टम सामने आता है और पहली बार लॉर्ड कैनिंग ने अपनी काउंसिल में एक नया रूल लागू किया और डिपार्टमेंटलाइजेशन के रूप में विभागों का बंटवारा किया। तो पूछा जाता है कि किस एक्ट से पहली बार डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या विभागीकरण का प्रारंभ हुआ? तो 1861 का वो अधिनियम था, काउंसिल एक्ट था, जिससे पहली बार मंत्रिमंडल व्यवस्था या फिर हम कहें कि पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में लॉन्च हुआ। इसी एक्ट से जब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी, जो अब बन चुकी थी वायसरॉय की काउंसिल, इसमें अब पहली बार लॉ मेकिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इंडियंस को भी उसमें शामिल किया गया और इस प्रकार इंडियंस को शामिल करने वाला, इंडियन को गवर्नर जनरल या वायसरॉय की काउंसिल में शामिल करने वाला पहला जो अधिनियम था वो 1861 का अधिनियम ही था। और महाराजा पटियाला, राजा बनारस, सर दिनकर राव जैसे 3 मेंबर ऐसे थे जो पहली बार इंडियन मेंबर्स जो वायसरॉय की काउंसिल में एज ए लॉ मेंबर या लेजिस्लेटर के रूप में शामिल किए गए। 1861 के एक्ट की एक खास बात और थी कि पहली बार भारत में हाई कोर्ट्स का गठन किया गया। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट का गठन 1861 के अधिनियम से हुआ। इसके पहले यूनिवर्सिटीज का गठन हो चुका था भारत में, उन्हें भी लेजिटिमेसी 1861 के कानून से दे दी गई, जो कि 1858 में ही गठित हो चुके थे। इसके बाद कई ऐसे प्रांतों में जो नए क्षेत्र बनाए गए थे वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाने का जिम्मेदारी भी दिया गया और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का गठन किया भी गया। साथ ही साथ जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था यानी कि वायसरॉय की काउंसिल थी जिसमें इंडियंस को जोड़ा गया था, वहां पर लोकल रिप्रेजेंटेशन भी शुरू हुआ, यानी कि जो प्रोविंस प्रांत थे ब्रिटिश इंडिया के, उनके भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर मौका दिया गया। इस प्रकार पार्टिसिपेशन सिस्टम प्रारंभ हुआ पहली बार, लेकिन कोई डेमोक्रेसी नहीं था, कोई इलेक्शन सिस्टम नहीं था। 1861 का एक्ट जाना जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम को लागू करने के लिए, 1861 का एक्ट जाना जाता है पुलिस सिस्टम को या पुलिस एक्ट को लीगलाइज करने के लिए, 1861 का अधिनियम हाई कोर्ट्स के गठन के लिए भी जाना जाता है और भारतीयकरण यानी कि वायसरॉय की काउंसिल के भारतीयकरण के प्रारंभ के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार 1861 का अधिनियम भारत के शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार यहीं से ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार भी जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको मिला। ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार, साथ ही साथ पोर्टफोलियो सिस्टम, पुलिस सिस्टम, हाई कोर्ट और गवर्नर जनरल की वायसरॉय की काउंसिल में इंडियंस को शामिल किया जाना, ये सब 1861 के ही अधिनियम से होता है। प्री की परीक्षा में कई बार इसे पूछा गया है। 1861 के बाद 1892 में सेकेंड इंडियन काउंसिल आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 1892। अगर आप देखिए तो 1861 से लेकर 1892 तक एक लंबा टर्म 31 साल का, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि सबसे अधिक समय तक चलने वाला कानून कौन सा था, सबसे अधिक समय तक भारत में लागू होने वाला ब्रिटिश लॉ कौन सा था, तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट।
1892 में जो काउंसिल एक्ट आया, इसने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जो लेजिस्लेचर का एक्सपेंशन शुरू हुआ था उन्हीं को और एक्सपेंड किया। जिन मेंबर्स को लेजिस्लेचर में यानी कि वायसरॉय के काउंसिल में शामिल किया गया था लॉ मेकर के रूप में, उन्हें अब क्वेश्चंस पूछने का अधिकार दिया गया कि वे एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स यानी कि जो लोग पोर्टफोलियो सिस्टम के अंतर्गत एज ए मंत्री काम कर रहे थे उनसे प्रश्न पूछा जाए, और प्रश्न पूछने का मौका भारतीय सदस्यों को और लेजिस्लेचर के सदस्यों को प्रदान किया गया। इस प्रकार 1892 के इस सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट से अब अकाउंटेबिलिटी का टर्म कहीं कहीं से दिखाई देता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा टर्म भी दिखाई देता है, क्योंकि अब भागीदारी पार्टिसिपेशन यूनिवर्सिटीज़ को, जो बिजनेस काउंसिल्स थे उनको, जो लोकल बॉडीज़ थे उनको ये दिया जाने लगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में और साथ ही साथ में वायसरॉय के काउंसिल में। 1892 के इस सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आता है। 1909 का ये जो थर्ड काउंसिल एक्ट था, इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। सिविल सेवा की परीक्षा में ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब पास हुआ? 1909। पहली बार कम्युनल अवार्ड किस कानून के अंतर्गत लागू किया गया? यानी पहली बार मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग से चुनाव लड़ने, अलग से सीटें उनके लिए आरक्षित करने की व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई? तो ये स्टार्ट हुआ 1909 से। इसलिए 1909 के एक्ट को, जो 1909 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, इस एक्ट को कम्युनल अवार्ड के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ में कम्युनल इलेक्टोरेट लागू करने के लिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। और इस प्रकार से 1909 के अधिनियम के अंतर्गत जहां एक ओर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देकर उन्हें एक अलग से प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी ओर जो लेजिस्लेचर था, चाहे वायसरॉय का चाहे प्रांतों का लेजिस्लेचर था, यहां पर अब मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिमांड्स के कारण और कई पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण लगातार इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती रही। 1909 में ये संख्या काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और सेंट्रल लेवल पर जो वायसरॉय की काउंसिल थी उसमें भी और प्रांतों के लेवल पर भी। 1909 में कई ऐसे भी कदम उठाए गए जिससे कि भारतीयों को या लेजिस्लेचर को अधिक प्रभावी बनाया जा सके, जैसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार भी दिया गया। गवर्नर जनरल यानी वायसरॉय की काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को भी एक इंडियन मेंबर पहली बार शामिल किया गया। अभी तक सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी में शामिल किया जाता था, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियन मेंबर को शामिल किया गया।